हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रामप्रीत प्रजापति आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में, जिसमें पढ़ने वाले हैं हम जिसमें आज की कक्षा में क्या है, कक्षा 8th यानी कक्षा 8वीं के लिए इसमें गणित के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। कक्षा 8 गणित बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023। क्या लिखा है? बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023, यानी 2023 में जो बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 वालों की हुई थी, जो 2023 में बोर्ड परीक्षा हुई थी उसका पेपर लिया है। जो पेपर कक्षा 8 का 2023 में हुआ था वह पेपर लिया गया है। ठीक है, उस पेपर को आज सॉल्व करेंगे और 2023 का सॉल्व करने के बाद 24 का भी करेंगे, 2024 और 2025 का भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2026 का आपको ही पेपर देना है। और जो तीनों पेपर हैं 2023 और 2024 और 25 के, इनके जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए 2026 में परीक्षा में आने की दृष्टि से भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्हें भी आपको लगाना है। और आज की क्लास से यह देखेंगे ये जो कक्षा 8 का जो पेपर है आप लोगों को आता किस तरीके से। आप यह भी जानेंगे कितना पेपर आता है, कितने नंबर का पेपर आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें, कितने उसमें सही विकल्प आते हैं टिक वाले क्वेश्चन, और कितने उसमें खाली स्थान आते हैं, क्या सत आते हैं, जोड़ियां आती हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज ये सब क्वेश्चन जानेंगे, सबके आपको जवाब मिलेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल, कितने नंबर का पेपर है। क्योंकि आपने जो दिया हुआ, जो इस बार देने वाले हैं कक्षा 8 का जो पेपर बोर्ड परीक्षा का, उनने शायद कि कक्षा 5 का भी बोर्ड परीक्षा का पेपर दिया गया हुआ। क्योंकि अगर अभी 8th क्लास में है तो इससे पहले क्लास 5th करी होगी, तब भी बोर्ड हो चुका था एमपी में। तो इसके हिसाब से तब आपको हो सकता है कि कैसे पेपर दिया वह तरीका ध्यान भी ना हो आपको। ठीक है, पेपर दिया आप लोगों ने, कैसे दिया, कैसे किया, आपको ध्यान भी नहीं होगा कैसे किया, तो सोच भी रहे हो, डर भी होगा तुम्हारे अंदर कि पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, कैसे करेंगे ना। तो वो सारे डर खत्म करेंगे आज, क्योंकि आज पेपर देखेंगे कितना सरल आता है, कैसा आता है, और उस क्वेश्चन को करेंगे, सारे उसके क्वेश्चन करेंगे और वह क्वेश्चन आपको लगाने भी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से 2026 में पेपर होगा उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से। ठीक है, इसलिए जरूर करा रहे हैं। तो आज जो पेपर लिया गया है वो बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 का लिया गया है। तो इसमें देखेंगे 2023 के जिस तरीके से पेपर आया था और आज कैसा आता है, अब चेंज हो गया है कुछ, और 2023 में जो आया था वो बता रहा हूँ। 2023 में क्या आया था, 24 क्वेश्चन आए थे। टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? 24। कितने आए थे? टोटल क्वेश्चन 24 आए थे। ठीक है, और 24 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके टिक मार्क क्वेश्चन आए थे, सही विकल्प। क्या आए थे? सही विकल्प, टिक लगानी होती है। ठीक है, तो पहले सही विकल्प क्वेश्चन भी लिए हैं। ये सही विकल्प वाले भी क्वेश्चन है, इनके प्रश्न नंबर क्वेश्चन है, इनके सही विकल्प थे। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे बस, क्योंकि डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और बताएंगे आंसर कैसे आया है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट आंसर आएगा वह आंसर लिखेंगे और आंसर कैसे आया वह बताएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक तो क्या आते थे तुम्हारे? सही विकल्प आए थे। और उसके बाद 11 से लेकर 24 तक क्या आए थे? क्वेश्चन आए थे, जो उसमें 3 नंबर के थे और 5 नंबर के भी थे। इस प्रकार से तुम्हारे 60 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब कुछ चेंज है, कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया था? सारे पेपर कितने का हो गया? 60 का हो गया था। अब कुछ चेंज है, 2024 और 2025 से चेंज है। इसी प्रकार 2026 में भी आएगा, जैसा 2024 और 2025 में आया है उसी जैसा तुम्हारा सेम बेस सेम पैटर्न के आधार पर ही 2026 में आएगा। तो 2024 में कैसा पेपर आया था? 2024 में भी 60 नंबर का आया। कितने का आएगा? 60 का ही आएगा। और 2026 का भी 60 का आया। 2026 में भी किसका आएगा? 60 नंबर का ही आएगा। तो अब आएगा कैसा? ये देखो, 2024 और 25 और 26 के आने वाला जो पेपर है 26 में सेम रहेगा। तो तीनों के सुनो पहले, उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन रहेगा और क्या रहेगा? सही विकल्प चुनकर लिखिए। सो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ऑप्शन बेस्ड कितने रहेंगे? 1 से 5 तक। कितने रहेंगे? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक क्या रहेंगे? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, कोई और एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे, जबकि 2023 में 10 क्वेश्चन आए थे ऑप्शन वाले। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबर
6 से देखोगे 6 नंबर से 10 नंबर तक 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान यानी खाली स्थान आएंगे। ठीक है, बस इसमें ये चेंज किया गया। और 2023 में 3-3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आए, लेकिन तुम्हारे जो अब आने वाले हैं और 2025 में है और 2024 में जो आया था वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 3 के भी आएंगे और 5 के भी आएंगे। 4 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार 60 नंबर का ही पूरा पेपर आएगा। तो वो और जो बची हुई चीज़ें साथ में समझते चलेंगे कैसा पेपर आएगा, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत तरीके से अच्छे से पेपर होगा, बहुत सरल पेपर आता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2023 के पहले लिए गए सही विकल्प ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सही विकल्प का क्या लिखा था, इसमें सही विकल्प पर टिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन तो लिए नहीं, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है -7/19 का योज्य प्रतिलोम होगा। -7/19 का योज्य प्रतिलोम बताना है। कौन सा प्रतिलोम बताना है? योज्य। योज्य का मतलब होता है योग। एक चीज यार को योज्य को योग से याद करो। योग, योग माने क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? योग माने क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? अगर किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या में कुछ जोड़ दो, लेकिन ऐसी संख्या जोड़ना है जिससे कि जोड़, जैसे -7 में -7/19 है तो इसमें ऐसी एक संख्या जोड़नी है कि उसका दोनों का जोड़ क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वह योज्य प्रतिलोम बनेगा। जैसे हमने संख्या ली 1 या 5 ले ली। ठीक है, अब 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना हो तो 5 में क्या करेंगे? 5 में कुछ ऐसा जोड़ दो कि 0 हो जाए। तो 5 में क्या जोड़ोगे? 5 में फिर -5 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? -5 जोड़ दो। अगर -5 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 -5 प्लस के 5 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा आंसर इसका? 0। ठीक है, योज्य प्रतिलोम निकालना है तो आंसर उसका 0 आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो अगर प्लस की वह संख्या है तो उसका माइनस का आएगा, अगर वो माइनस की संख्या है तो उसका प्लस का आएगा, प्लस की जोड़ो उसमें। तो इससे क्या बनेगा? ऐसी संख्या जोड़ने। अब 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -5 है, जिससे -5 क्या बना रहा है? 0 बन रहा है ना। -5 रखने से क्या बन रहा है? 0। तो वह संख्या रखने वाली 0 बना रही है, वह ही क्या होगी? योज्य प्रतिलोम होगा। तो 5 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -5। अगर -5 के लिए पूछा जाएगा तो क्या होगा? 5। ठीक है, चिन्ह चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 7/19 लिखा है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो ये माइनस की है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम? 7/9, 7/19, क्योंकि ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 7/19 को 7/19 को, एक माइनस की एक प्लस की घट जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो सेकंड नंबर में क्या लिखा है? एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता बताओ। एक पासा जानते हो क्या होता है? लूडो वाला। लूडो तो खेली होगी। लूडो वाला पासा ऐसे उछालते हो तो क्या आता है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या 6 से ज़्यादा कभी 7 आए हैं? क्या पासे में कभी 7 होते हैं? 7 होते ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? मतलब 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो आ क्या सकता है तुम्हारे पास? 1 से लेके 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। क्या आ सकते हैं? कुल परिणाम कितने हैं तुम्हारे? 6। कुल परिणाम कितने हैं तुम्हारे? 6 हैं। प्रायिकता निकालनी हो तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? P लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको प्रायिकता को। ठीक है, किसकी निकालनी है? 3 आने की प्रायिकता। किसकी? 3 आने की। आंसर डायरेक्ट बता रहे। ठीक है, अब देखो टोटल परिणाम प्रायिकता में क्या रहते हैं? नीचे टोटल परिणाम क्या रहते हैं? कुल परिणाम हमारे कितने बन रहे हैं? देखो कुल परिणाम कितने हैं? 6 हैं कि नहीं? क्योंकि कुल परिणाम या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 परिणाम आ सकते हैं। 6 के अलावा कुछ और 7वां तो आएगा, 6 आएंगे। अब उसमें बताओ 3 आए तो 3 कितनी बार आएगा? 3 तो एक ही बार है ना, उस पासे में 3 एक ही बार है। 3 एक ही बार है तो 3 आने की संभावना क्या है? 3 तो एक ही बार आ सकता है। तो क्या है? ऊपर जो रखना है, जो निकालना है, क्या निकालना? 3 आने की। 3 कितनी बार आएंगे? 1। किस में से आएंगे? 6 परिणाम थे। कितने परिणाम थे? 6। नीचे रखो टोटल, नीचे
क्या आ गया इसके 1/6। इसका आंसर क्या हो गया 1/6। इसका ऑप्शन जो 1/6 वाला होगा उस पर टिक करेंगे, क्या आ गया 1/6। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, संख्या 81 के वर्ग के इकाई का अंक होगा, मतलब 81 है ना, 81 का वर्ग करना, वर्ग तो जानते हो ना, जैसे कि आप 12 का वर्ग करा कितना होता है 144। 12 का वर्ग कैसे करा 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 करा तो कितना आएगा 144। अब इसका इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या होता है, ये क्या है इकाई अंक है, ये क्या है इकाई अंक, लास्ट वाला इकाई अंक है। इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह होते हैं, इकाई अंक क्या है 4 है। इसी प्रकार जैसे 81 के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है, इसमें हमने 12 के इकाई अंक देखो 12 का वर्ग करा हमने और उसका इकाई अंक क्या है 4। अगर हमसे 12 के वर्ग का इकाई अंक पूछा जाता तो क्या करते 4 आ गया। तो हम देखो एक आसान तरीका ये है, छोटी संख्या पूछी जाती तो उसका वर्ग कर लो, जिस संख्या का वर्ग करने के लिए कह रहे उसका वर्ग कर लो। जैसे हमने 12 का वर्ग कर लिया क्या आ गया 144। अब 12 के वर्ग जाएगा, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, तो बता देंगे, ठीक है। अब एक ही और देखो, और वर्ग पूरी संख्या का ना करो तो कोई भी जरूरत नहीं है। 12 का जैसे किया 12 का ना करो, ओनली इकाई अंक पूछ रहे ना, लास्ट वाला नंबर पूछ रहे तो ये 2 का ही वर्ग कर दो, क्या कर दो 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग क्या आएगा 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है। देखो यहाँ 2 का वर्ग करना है और यहाँ कितना आ गया इसका इकाई अंक क्या आ गया, यानी उसके वर्ग का इकाई अंक क्या आ गया 2 आ गया। तो हमें क्या निकालना है 81 के वर्ग का इकाई अंक, तो 81 के वर्ग 81 में क्या है 1 है, कितना है लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग कर दो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा। तो 81 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा, यानी 81 का वर्ग करोगे, 81 का वर्ग करोगे और उसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो या फिर ऐसे कर लो 81 गुणा 81, 81 का वर्ग ऐसे निकलता है, गुणा कर लो 1 का गुणा 1 में करोगे, यहाँ जो संख्या आएगी यहाँ क्रॉस लगाओ, यहाँ जो संख्या आएगी फिर भी क्या लास्ट में क्या लास्ट अंक पता करना ना 1 आएगा, बस गुणा करके देख लेना भले ही। अब यहाँ देखो संख्या 1331 का घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना हो या फिर वर्गमूल निकालना हो तो इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 1331 के फैक्टर करो, जो तुम्हारे 2 से कटेंगे नहीं 3 से भी नहीं, ये 11 से कटेंगे, तो 11 से काटो, 11 एकम 11 कितने बचे यहाँ पे 11 एकम 11 13 है ना, 2 बचे, 2 हो गए, इसके आगे लगा तो जो यहाँ 23, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22 तो 1 बचा, 1 यहाँ लगा दो, 11 एकम 11 121, तो 11 से कटते हैं 11 से 11 एकम 11 1 बचा, 11 एकम 11 11 से कटेंगे, क्या आ गए 3 बार 11 आ गए। घनमूल निकालना, घनमूल का मतलब होता है इस तरीके से, यहाँ 3 होते हैं तो यहाँ क्या है 1331। अब 1331 की जगह लिखेंगे हम 11 गुणा, ठीक है। अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो इसमें से 2 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेते हैं, इस रूट तो क्या रहेगा रूट रहेगा, और यहाँ पर 2 नहीं 3 नहीं आएंगी ना 2 आएंगी, ठीक है, ओनली रूट रहेगा। वर्गमूल निकालना हो, घनमूल निकालना है तो यहाँ से 3 के जोड़े बन के बाहर निकल आएंगे इनसे। वर्गमूल निकालना है तो 2 का जोड़ा और घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ घनमूल निकालना 3 का जोड़ा बना दो, 3 बार 11 होना चाहिए, 3 बार 11 है बन गया जोड़ा, क्या निकले 11, तो क्या आ गया आंसर इसका 11, ठीक है। यानी संख्या 1331 का घनमूल क्या होगा 11, बहुत सरल है। अगला देखो, एक पदी युग्म में क्या है -4p और क्या है 7p का गुणनफल बताओ। गुणनफल यानी इन दोनों गुणा करना है, क्या करना है गुणनफल। तो देखो -4p गुणा लगा दो इसकी जगह पे, और क्या का गुणा करना है 7p का अब गुणा करेंगे। पहले इनका दोनों के अंदर क्या है p के आगे भी संख्या है, इस p के आगे भी संख्या है, तो संख्या का संख्या में गुणा कर लो। 7 चौक कितने हो गए 28, 7 चौक कितने हो गए 28, और p का p में गुणा करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, p पे घात क्या लग जाएगी 2। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो फिर माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस, ठीक है, हो गया क्लियर। अब यहाँ देखो छठवां क्वेश्चन देखो,
5 पे घात कितनी 0 का मान बताओ। एक ध्यान रखना एक बात, किसी भी संख्या पे, किसी भी अचर पे, किसी भी चर राशि पे या अचर राशि, किसी भी पर 0 घात लगी हो, क्या लगी हो 0, कुछ भी हो, x हो x पे 0 घात है, y हो y पे 0 घात है, 5 है 5 पे 0 घात है, बहुत बड़ी संख्या लिखी 2 4 5 6 7 8 10 11 15 16 और कोष्टक में बंद है, उस पर क्या लगा 0 घात लगी, तो सारे पूरे का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, बस कितना हो जाएगा 1। कुछ भी लिखा हो और उस पर घात 0 लगी है तो क्या होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। चाहे देखो इतना बड़ा भी सवाल लिखा गया हो और ऐसे करके 0 घात लगा दो, 0 घात, इसका आंसर क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 घात लगी ना, आंसर कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। जो कितना ही बड़ा हो घात क्या है, पूरे पे घात 0 है ना, पूरे पे घात 0 है ना, ऐसा नहीं हो कहीं ऐसा लिखा हो x + 3y, तो इसका पूरे का मान 1 मत कर देना, क्योंकि इस पे घात 0 है इस पे, तो इसका मान 1 होगा। जे प्लस के x तो रहेंगे ना, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या है पूरे पे घात 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। किसी पर भी क्या हो घात 0 हो तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो इन 6 क्वेश्चनों को नोट करो अभी। इसके बाद अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि 10 ऑप्शन वाले 7 नंबर क्वेश्चन है। इसका क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है, इन्हें भी करते हैं जल्दी से। क्या लिखा है इसमें, यदि 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 36 रुपये कितना है, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 36 रुपये है, तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, जल्दी से कर तो 2 किलोग्राम चावल 36 रुपये में आ रहे हैं, तो 4 किलो कितने में आएंगे, 2 किलो कितने में 36 में, तो 4 किलो कितने में आएंगे, कितने में आएंगे निकाल दो जल्दी। और इसका कमेंट में जरूर आंसर दे दो, कमेंट में फटाफट आंसर दे दो इसका कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी दो। चलो दे दिया। अब देखते हैं कराते। 2 किलोग्राम चावल का मूल्य 36 रुपये है, तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। देखो 2 किलोग्राम चावल का 36 है और 2 के डबल होगा, 2 किलो का पूछ रहे, 2 किलो का तो दिया है और 4 किलो का पूछ रहे, मतलब डबल का पूछ रहे, तो इसका भी डबल रुपये कर दो। डबल चावल कर दिए तो डबल रुपये कर दो। 36 का डबल कितना होता है 72 आंसर हो गया। अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ पर डबल ना करे तो, और बड़ी संख्या दे दी जाए कुछ बड़ी, तो कैसे करोगे। तो इस स्थिति में क्या करा करो, अगर 2 किलो के दिए ना तो पहले 1 किलो के पता होना चाहिए। 1 किलो कितने में आ रहा है, 1 किलो के पता किया करो। क्या करना है, 2 किलो कितने में आ रहे हैं, देखो यहाँ देखेंगे आंसर इसका। 2 किलोग्राम आ रहे हैं 36 रुपये के, तो हमें पहले पता करना है 1 किलो, क्योंकि हमने 1 किलो के पता कर लिया ना, तो हम कितने का भी पता कर सकते हैं बहुत आराम से। तो पहले 1 किलो को पता करो, ठीक है। तो 1 किलो कैसे पता करें, 1 किलो का पता करना हो तो इस 36 में क्या करेंगे 2 से भाग दे दो, तो 1 किलो कितने के आ रहे हैं 18 रुपये के। कितने के आ रहे हैं 1 किलो कितने के आ रहे हैं 18 रुपये के। अब लाना कितने 4 किलो लेने, बस 1 किलो 18 रुपये के आ रहे हैं, तो 4 किलो लेने, कितने रुपए के लेने 4 किलो कितने के आएंगे, देखो 4 किलो लेना है। 1 किलो 18 के तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, कितना हो गया 72 रुपये हो गया। क्या हो गया 72 रुपये। 4 किलो चावल कितने के आएंगे 72 रुपये के, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन 72 होगा और 72 रुपये क्या करना होता है टिक करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो 8th। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, कितना होगा। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका देखो घन का आयतन सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है भुजा पर घात 3, ठीक है। अब आयतन की भुजा क्या है, आयतन की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो 4 पे घात 3 लगाओगे, तो 4 को किस प्रकार लिखोगे 3 बार लिखो, 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना आंसर आ गया 64, ठीक है सेंटीमीटर क्यूब। तो वो आयतन है, देखो घात क्या है सेंटीमीटर में, तो आयतन भी सेंटीमीटर में आएगा।
तो अब ध्यान रखना है कि आयतन किस में लिखा जाता है, घात 3 में लिखा जाता है, और अगर क्षेत्रफल वगैरह हो तो घात 2 लगाई जाती है। ठीक है, आयतन है इसलिए घात 3 लगाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, 12x और 36 के सार्व गुणनखंड निकालना। सार्व क्या होते हैं? सार्व होते हैं 12 और 36 दोनों में मिलने वाले गुणनखंड क्या होंगे? सार्व गुणनखंड होंगे। 36 और 12 के दोनों के चाहिए, तो पहले क्या करने होंगे, यहाँ 36 और 12, यानी 12 तो x है ना, तो 12 के और 36 के फैक्टर करो। पहले देखो 36 के फैक्टर करो, 36 को 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, ये तो काटना आता ही होगा। 2 से काटो 2 ने 18, 3 से काट दो 3 तरक 9, और 3 से काट दो क्या आ गया 1। ठीक है, 12 को भी कर दो डिवाइड, 12 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटो कितना आ गया 6, 2 से काटो क्या आ गया 3, और 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा 1। ठीक है, अब निकालना क्या, अब 12 के करें, लेकिन यहाँ पे 12x है तो 12x ही लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ कर रहे तो अब लिखेंगे 12x, 12। अब 12 के फैक्टर क्या है वो इसके सामने 2 गुणा 2 गुणा 3, और x है तो x भी लिख दो। ठीक है, अब लिखो 36 के, 36 में x तो है नहीं, 36 में x तो है नहीं, यहाँ पे देखो 36 ओनली है, तो 36 के लिखो 2 गुणा 2 3 और 3, 3 गुणा 3। सार गुणनखंड क्या होते हैं, जो दोनों में मिल रहे हो। एचसीएफ करे ना तुम लोगों ने, एचसीएफ में कौन संख्या लिखी, दोनों मिल रही हो। एचसीएफ करे ना, क्या लिखते हैं, दोनों मिल रहे हो, वह एचसीएफ होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जे वाले दो दोनों में है, तो इन्हें एक बार लिखेंगे, यहाँ पे गुणा लगाएंगे। फिर ये वाले 2 और ये वाले 2 दोनों में है, तो इनको भी एक बार लिखेंगे। अब ये 3 और ये वाले 3, इनको भी एक बार लिखेंगे। अब जे x है, क्या x इसमें है, नहीं है, छोड़ दो, x नहीं लिखेंगे। ऐसे इसमें x बच गया, इसमें 3 बच गया, 3 का जोड़ा नहीं है और x का, छोड़ दो उन्हें। 4 2 2 नहीं 4, और 4 3 कितने हो गए 12। कितना हो गया, सार्व गुणनखंड क्या हो गया 12। इसका क्या आंसर आ गया 12। क्या आंसर आया इसका 12। इसका क्या आया है 64Q, और इसका क्या आया 72, पहले छठे वाले। ठीक है, ओके। अब इसको देखो 10वें को, संख्या 30 और 40 के बीच की पूर्ण संख्या बताओ। पूर्ण संख्या क्या होती है, पहले जानो। पूर्ण संख्या होती है पूर्ण रूप से पूर्ण होनी चाहिए, मतलब जैसे 1 है 2 है 3 है, ये क्या है पूर्ण। अब लिखा हो 2.32, 2.32 तो ये पूर्ण नहीं है, ये तो आधी अधूरी संख्या हो गई है ना। ये लिखा हो 2/3, ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, वो कंप्लीट संख्या होनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं, बटे में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। ऐस ठीक है, ये क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। अब बोला क्या है 30 से 40, 30 और 40 के बीच की, इन्हें क्या बोला है बीच की पूर्ण संख्या बताओ। 30 और 40 के जो जस्ट बीच में आने वाली की, ऐसा नहीं बोला कि बीच की संख्याएं बताओ, बीच की पूर्ण संख्या बताओ। बीच की तो बहुत, देखो 30 के बाद क्या आता है 31 आता है, 32 33 34 35 36 37 38 39, ये क्या है 40 और 30 के बीच वाली संख्या है, सब पूर्ण है। लेकिन इन्होंने कहा बीच की का मतलब जस्ट बीच वाली पूछ रही है कि पूर्ण संख्या बताओ। अब इसमें ऑप्शन हमने क्यों लिखे यहाँ पे, ऑप्शन क्यों लिखे अभी समझ आएगा, क्योंकि अभी समझ आएगा। ऑप्शन तो 4 है ना, 31 33 36 और 30। हालांकि कहा जाए तो ये चारों संख्याएं 30 और 40 के बीच में आएंगी और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन इन्होंने कहा कि बीच की, तो हमें बीच की देखनी है। बीच में कौन सी आ रही है, जस्ट बीच में कौन सी आ रही है। देखो पहले तो नंबर लिखेंगे 40 और क्या लिखना है 40 30, ये लिख दिया 30 इधर है 40, इनके बीच वाली संख्या लिखनी है, इनके बीच वाली। ठीक है, 40 और 30 से मतलब इनके बीच वाली, तो बीच वाली क्या होंगी 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो हमें इतने नंबरों से मतलब है, इतने से। ठीक है, ना कि 40 से ना कि 30 से, क्यों ये बीच वाले हैं। अब इसमें देखो जस्ट बीच में कौन सी आ रही है इसके, जस्ट बीच में कौन सी आ रही है इसके, जस्ट बीच में कौन सी आ रही है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ठीक है, अब इधर क्या 1 2 3 4,
अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 छोड़ दो, 1 2 3 4, इधर भी 4 छोड़ो और इधर भी 4 छोड़ो, जस्ट बीच में आ रहा है 35। क्या आ रहा है? 35। क्या आ रहा है? ये 35 आ रहा है। अब इस ऑप्शन में 35 तो दिख ही नहीं रहे, 35 तो दिख ही नहीं रहे, इसीलिए हमने ऑप्शन लिए थे। वैसे अगर जस्ट ऑप्शन न देते तो इसका आंसर क्या 35 है। क्या है इसका आंसर? 35 है, 35। लेकिन 35 तो ऑप्शन में नहीं है, 35 क्या है? ऑप्शन में ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? इसीलिए हमने ऑप्शन लिए, क्योंकि 35 इसका आंसर नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ऑप्शन में 35 होते तो पहले 35 को टिक करते, पहला प्रायोरिटी किसको देते? पहला आंसर क्या है? 35 है। लेकिन 35 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इसका दूसरा आंसर निकालें। वो देखो कैसे निकालें। अगर यह संख्या हमारे पास है नहीं, ठीक है, काट दो, तो हमारे पास फिर बीच वाले नंबर कौन से? जे वाला भी है और जे वाला। देखो इन दोनों, देखो इसके बाद 3 और इसके बाद 3, मतलब 34 के लिए 34 और दोनों हो सकते हैं। क्या इसमें 34 है? 34 तो है नहीं, तो 36 तो है, तो 36 वाला आंसर हो गया बस। ठीक है, 36 तो है। अब इसमें देख रहे होगे, इससे पहले तो इसके बाद 35 बीच में कहाँ है? नहीं है ना बीच में। देखो 35 के इधर तो 3 है, इधर देखो कितनी, 1 2 3 4 5 है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बीच में जस्ट वाला ऑप्शन भी तो नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर 34 भी ऑप्शन होता तो फिर देखो दोनों आंसर एक जैसे मिलते। जितनी प्रायोरिटी हम उसके द्वारा 36 को उतनी ही 34 को देनी पड़ती, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे हैं। दोनों, इसके 3 उधर तो इसके 3 उधर, दोनों सही है। अगर 34 ऑप्शन में नहीं है तो फिर 36 है। अगर दोनों ही ऑप्शन में होते तो फिर दिक्कत होती, कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो इसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन अच्छा सा कोई होता उसे लगाते। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो। इस समझ आ गए होंगे, 10 क्वेश्चन हो चुके। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। ये सारे तुम्हारे सही विकल्प वाले क्वेश्चन थे, टिक वाले ऑप्शन टाइप क्वेश्चन थे, वो हो चुके हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ तो आ ही गया होगा। अब इनको पूरे नोट कर लो अच्छे से। सारे क्वेश्चन तुम लोगों को कंप्लीट करना, ध्यान रहे, पूरे के पूरे कंप्लीट करना अच्छी तरीके से। तो इसको नोट करो और 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद। 11 नंबर क्वेश्चन लिया और क्या लिखा है? समीकरण हल कीजिए। क्या करना है? समीकरण हल करना। समीकरण क्या दे रखा है? 5x - 3 बराबर 3x - के 5, यानी x का मान निकालना। समीकरण को क्या हो जाएगा? हल। अब यहाँ देखोगे, हल करोगे, क्या करना है इसमें? x वाला स्टेप क्या? 5x और बराबर को उस साइड क्या? 3x। तो x वाले दोनों एक साइड करो, एक जगह करो। अभी x वाला एक यहाँ भटक रहा है और एक बराबर को उस साइड भटक रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे? एक साइड करेंगे। ये दोनों को कैसे करोगे एक साइड? तो 5x उधर है, हम क्या करेंगे, ये x वाले एक बिछड़ चुके हैं हमारे, जो x वाला इधर होना चाहिए, 3x उधर पहुँच चुके हैं, इधर लाएंगे हम, इनको भी इधर लाओ। कैसे लाएंगे? अब उधर पहुँच चुके जो करें हम, वैसे तो नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? जे बराबर लगाए तो बराबर को इस साइड निकालना। अब जब वैसे तो निकलेंगे नहीं, तो ये कह रहे हैं हम प्लस के हैं, अभी किसके हैं? 3 प्लस के हैं। तो हम बराबर के अगर उस साइड आएंगे तो हमें माइनस का करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस का। तो 3 को इधर लाओगे, 3x को इधर लाओगे बराबर के इस साइड, तो माइनस के हो जाएंगे। अगर कोई संख्या बराबर के उस साइड से इधर आएगी बराबर के इस साइड, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर इधर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी इधर आके, अगर उधर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो भैया 3x को भी इधर लाओ, 3x को इधर लाएंगे, 3x किसके हैं? प्लस के, तो क्या हो जाएगा? -3x बराबर। अब उधर पहले से क्या है? पहले 5x है, 5 है ना पहले, तो उन्हें लिखो माइनस, जो माइनस है तो माइनस और 5 के 5। अब पहले लिख लिए। अब देखो यहाँ पे जो 3 है ये संख्या है, संख्या को संख्या की साइड ले जाओ। संख्या 3 भी नहीं रहना चाहता इसके पास, ये कह रहा है तुमने भैया x वाला बुला लिया, तो हमें अपने साइड भेजो, अपनी संख्या के पास भेजो। तो 3 को उधर भेजेंगे इस 5 के पास। कैसे भेजोगे? पहले 5 तो लिख लिए माइनस के, अब 3 किसके? माइनस के है ना। अब बराबर को उस साइड भेजेंगे, तो ये भी कह रहे हैं हम भी नहीं जाएंगे वैसे ही, ये भी कह रहे हैं क्या करें? हम भी नहीं जाएंगे, हमें भी चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इधर माइनस के हैं तो बराबर के उस साइड करोगे तो प्लस करना पड़ेगा, मतलब हमको भी चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। जो माइनस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 3। ठीक है, बस। जे 5x है और जे कितना है? 3x। 5x में से 3x कम कर दो, क्या बचेगा? 2x। कितना बचेगा? 2x। जे 5x थे और 5x में से 3x कम कर दिया, कितने बचे? 2x। यहाँ देखो, यहाँ एक प्लस के 3 है, माइनस के 5, एक प्लस के हैं एक माइनस के, तो घटाओ, घटेंगे तो क्या बचेंगे? 5 में से 3 कम कर दो, 2 बचेंगे। कितने? 2। लेकिन 2 किसके? माइनस के प्लस के?
2 बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का है कि ये माइनस के 2। ठीक है, अब क्या करोगे, जब 2 गुणा में एक्स के, जो गुणा वाली संख्या होती है वो कहाँ आती है, बराबर वाले के बटे में। तो x बराबर -2 और इसके बटे में 2 है, 2 कहाँ जाएंगे, बटे में। ठीक है, 2 से 2 काट दो, क्या आ गया 1। तो x बराबर क्या आ गया 1। बस ये हो गया समीकरण हल और x का क्या आ गया मान। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, कर लो इसको जल्दी से। चलो अब यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन लिया है और इसको देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक वाह्य कोण की माप 45 है। वाह्य कोण जानते हो, एक आकृति समबाहुभुज बनेगी। समबाहुभुज, बहुभुज कैसा होता है, बहुभुज क्या होता है, जो बंद आकृति हो, कैसी हो, बंद हो और रेखाखंडों से बनी हो। ठीक है, रेखाखंड से बनी, लाइनों से बनी गई हो और बंद हो आकृति। समबाहुभुज का मतलब है, तो जो लाइनें रेखाखंड होंगी, समबाहुभुज का मतलब क्या होगा, सारी लाइनें बराबर होंगी, बराबर की होंगी, चाहे वो 4 लाइनों से बना हो, चाहे 5 से, चाहे 6 से, कितने से भी बना हो, उसकी लाइनें कैसी होंगी, सब बराबर होंगी। समबाहुभुज का कि भुजाओं की संख्या निकालनी है, वही तो निकालनी, कितनी भुजाएं होंगी, एक भुजा से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, कितनी भुजाओं से बना है, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितने का, 45 का। बाह्य कोण क्या होता है, बाहर बनने वाला कोण। ठीक है, तो निकालना 45 का है। तुम्हारे पास दिया क्या है, इसमें दिया है प्रत्येक बाह्य कोण, क्या दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, प्रत्येक बाह्य कोण है 45 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण 45 का है। अब निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या, तो लगा दो सूत्र। भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, भुजाओं की संख्या, सूत्र क्या होता है इसका, भुजाओं की संख्या का सूत्र होता है कुल बाह्य कोण, कुल बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग, मतलब टोटल बाह्य कोण कितने को होते हैं। हमेशा देखना, कोई भी आकृति बने वो कितनी भी भुजाएं, चाहे 3 भुजाएं हो, 3 भुजाओं से कोई छोटी आकृति बनती नहीं है, 2 भुजाओं से कोई भी आकृति बनती नहीं जो बंद बनाई जा सके। यानी पहली आकृति सबसे छोटी होती है, वो 3 भुजाओं से बनती है, उसका नाम देते हैं त्रिभुज, और वह बहुभुज होती है, वो बंद आकृति होती है। ठीक है, अब 3 भुजाओं से लेकर कितनी भी भुजाएं हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 कितनी भी हो, और उनके सभी बाह्य कोण सभी का कितना होगा, 360 होगा। ध्यान रखना, बाह्य कोण, बाहर वाला कोण का जोड़ कितना होगा, सबका कितना होगा, 360, लेकिन अंदर वाले के चेंज होते हैं, ध्यान रखना। कुल बाह्य कोण का योग, नीचे लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण, क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण। अब सारे क्या बन रहे हैं, बाह्य कोण समबाहुभुज है ना, तो भुजाओं की संख्या बराबर है। भुजाएं कैसी हैं इसकी, बराबर, मान लो 3-3 सेंटीमीटर की, सारी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की होंगी। तो अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण बराबर होंगे, और सारे कोण कितने के हैं, 45 के हैं, इतना पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 360 होता है क्या, डिग्री, कुल बाह्य कोण का योग, और प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है 45 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ कर 45 से भाग दे दो, देखो 45 से नहीं दे रहे, कम छोटी संख्या दे दो। 9 के पाड़े से देखो, 9 चौक, 9 के पाड़े से दोनों से कट रहे हैं तो काट दो, 9 पंजा 45 और 9 चौक 36, 0 का 0, और फिर 5 से काट लो 8 बार, कितना आ गया 8। भुजाओं की संख्या क्या निकल आई, 8। कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाओं वाली बंद आकृति है, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण कितने के, 45 के होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट करो, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, करो नोट। चलो अब क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं, और इसमें क्या पूछा गया है, देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एक अभी किया था 1331 वाला, जो साइब क्लब वाले में था, ओटी वाले में 1331 का घनमूल निकालना था। इसमें हमने बताया था जब वर्गमूल निकालते 2-2 के जोड़े बनते हैं, और घनमूल में किसके 3 तो इसमें वर्गमूल निकालना है, तो इसमें 2-2 के जोड़े बने। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। देखो पहले क्या करें, 729 के फैक्टर करो,
729 का वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का चिन्ह होता है इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ उसमें 3 लगाते थे तो घनमूल हो जाता, यहाँ 2 लगते, 2 होते हैं, यहाँ पे 2 के जोड़े बन रहा है, 2 होते हैं पर लिखे नहीं जाते जो जरूरत नहीं, क्योंकि रूल लगाओ 2 के लिए ही लगाया जाता है। तो पहले 729 के फैक्टर कर लो, 2 से कटेंगे नहीं, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 1 बचा यहाँ पे, 3 चौक 12, ये 3 बचे, 3 तिरक 9, ठीक है। 3 से फिर काट दो, 63 24, कितना हो गया 63 24 और 3 एकम 3, 81 में 3 का भाग जाता है देखो, 3 दूनी 6, 6 हो गए, 2 बचे, 2 इसके आगे लगाएंगे, 1 के आगे तो 21 हो जाएंगे ना, 2 1 के आगे लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 के और 21, जो 21 बन गए ना, 2 7 21, अब 3 से कट जाएंगे, 3 नेम 27 होते हैं, और 9 किससे कटें, 3 से, 3 तिरक 9 और 3 से 3 काट दो, क्या आ गया 1। 729 लिखेंगे यहाँ पे, वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो 729 इधर भी एक चिन्ह लगाओ, जो सेम है, 729 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या है 729, लेकिन यहाँ 729 ना लिखकर इसके फैक्टर लिखेंगे ये वाले, ठीक है। 3 जे क्या लिखा है, 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार 3 लिखा है, तो इन्हें इंटू करके लिख दो, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 4 बार हो गई, 5 और ये 6 बार हो गई, ठीक है। फैक्टर करना है तो कर दो, 3 और 3 का गुणा करो, जे जोड़ा बन गया एक, 3 और 3 का जे गुणा करके क्या बन गया जोड़ा बन, जो जोड़ा बन गया ना, इस 3 को हम एक बार लिखेंगे जोड़ा को, यहाँ से एक बार लिखेंगे और यहाँ से कितनी बार लिखेंगे, एक बार, गुणा कर लो, 3 तिरक 9 होते, 3 तिरक 9 और 9 3 27, यानी 729 का वर्गमूल क्या निकला है 27, ठीक है। और 27 का वर्ग करोगे ना, 27 गुणा 27 729 आएगा, ठीक है। वर्गमूल उल्टा होता है, वर्गमूल उस संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। तो 729 का वर्गमूल निकाला, क्या आ गया 7। तो आज कितने क्वेश्चन हो गए इस क्लास में, आज की जो क्लास है उसमें कितने क्लास हो गए, आज जो तुम्हारी क्लास है वो फर्स्ट नंबर क्लास है। कौन सी क्लास है, आज जो क्लास है लेक्चर नंबर, इसको लिखेंगे फर्स्ट नंबर लेक्चर है किसका, जो प्रश्न पत्र 2023 वाले का, ठीक है। और फर्स्ट नंबर लेक्चर में कितने हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए और 11 से 13 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। अब जो आगे क्वेश्चन बचे वो लेक्चर नंबर 2 में लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट नहीं होता फिर लेक्चर नंबर 3 लेकर आएंगे, और 3 में तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब याद क्या करना है आप लोगों को, ध्यान क्या रखना है कि हमने इतने क्वेश्चन करवा दिए, सारे आप लोगों को आने चाहिए, जितने जितने हम करवाते जा रहे हैं उतने क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि ये आपको एक तो ये बताते हैं पेपर कैसा आता है, किस टाइप से आता है, और सेकंड नंबर इसी जैसे क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में जाए, और ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, जो पिछली बार क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये पूछे गए ना, 2023 का ही पेपर है, 2023 में पूछे गए वो प्रश्न करवा रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत 2023 और 24 के पेपर में जो सारे इतने क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को में से रिपीट होने की 2026 में रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 2023 और 2024 वाले पेपर की, ठीक है। तो ये वाला 2023 का पेपर है, इसके बाद 2024 का भी पेपर करवाएंगे और 25 का भी करवाएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करना, बढ़िया से लिखना, एक सिस्टमेटिक फेयर सी बनाना एक, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, कमेंट में अपना नाम और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताया करो, शेयर भी कर देना उन क्लास 8th के सारे फ्रेंडों को जो इस बार क्लास 8th में, वो भी 2023 और 24 और 25 का पेपर का सॉल्यूशन उनको भी मिल पाएगा जिससे कि, ठीक है। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उनको मिल पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी ऑल पर रखना जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, ठीक है। ओके, पढ़ते रहें, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ओके।